हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज सामने नजर आते हुए दिख रही है, जहां पे यूएस गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि ताइवान को आर्म्स सेल नहीं होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यूएस हैज रिफ्यूज्ड टू सेल आर्म्स टू ताइवान। ये एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज रिसेंटली आपको पता है ट्रम्प विजिटेड चाइना टू मीट शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग ने पब्लिकली ट्रम्प के सामने ये कहा था दैट हैविंग रिलेशन विद ताइवान इज लाइक प्लेइंग विद फायर, एंड दिस इज अ कंप्लीट रेड लाइन विच नो कंट्री शुड डेयर टू क्रॉस। और शी जिनपिंग का जो ये ब्लंट मैसेज था ट्रम्प के फेस पर, Trump has finally surrendered, it seems, because ताइवान आर्म्स के सेल को हॉल्ट करना, उस एक्सपोर्ट को रोकना, मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री विच चाइना हैज बीन एबल टू अचीव। इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा रिपरकशंस होंगे। इंडिया के लिए भी इससे एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैसेज क्लियर होते हुए दिख रहा है that how powerful at this point of time China has become. And in language of Trump, I think so, China has all the cards to play. देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये कहा गया कि जो $14 बिलियन का ताइवान आर्म सेल होने जा रहा था, इसको यूएस ने पॉज कर दिया है। अब जो ऑफिशियल रीजन आया है वहां पे वो कहा गया है कि इस समय यूएस जो है वो अपने म्यूनिशंस के स्टॉक पाइल, मतलब जो उनके वेपन है उसके स्टॉक पाइल को होल्ड करना चाहता है बिकॉज ऑफ ईरान कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज कल को वापस से अगर यूएस ईरान की राइवलरी स्टार्ट हो जाती है तो उनको इन वेपन्स की जरूरत होगी, एंड कंसिडरिंग दिस इमीडिएट रिक्वायरमेंट, यूएस जो है वो ताइवान के आर्म्स सेल को पॉज करने जा रहा है। अब सवाल तो क्लियर है, अगर यही रीजन था तो आप पहले ही बंद कर देते। अब ट्रम्प चाइना गए, शी जिनपिंग से मिले, और उसके 2 दिन के बाद अब आप कह रहे हो कि ताइवान को आर्म सेल नहीं होगा। दैट क्लियरली शोज दैट किसके प्रेशर में आप आके ये पर्टिकुलर डिसीजन लिए हो। बिकॉज अगर ये ट्रम्प शी जिनपिंग के मिलने के पहले कर दिए होते, देन वी वुड हैव अंडरस्टूड दैट यस योर प्रायोरिटीज आर इन ईरान, दैट्स व्हाई शुड यू सेल वेपन टू अदर कंट्री जब आप खुद ही वॉर में इंगेज्ड हो। बट इन डिप्लोमेसी, इन जियो पॉलिटिक्स, एट द एंड व्हाट मैटर्स इज टाइम। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जियो पॉलिटिक्स में, और वही यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अब आज इस पर्टिकुलर चीज में मैंने जब स्टार्टिंग से कहा दैट डज चाइना हैज कार्ड्स टू प्ले, डज चाइनाज मोमेंट हैव अराइव्ड, बिकॉज 1971 आपको याद होगा यूएस और चाइना के रिलेशन में इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। बिकॉज 1949 में जब चाइना क्रिएट हुआ था, जो आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ रिलेशंस काफ़ी खराब था। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस कंसिडर्ड द रियल चाइना टू बी आरओसी, जिसको हम ताइवान कहते हैं। लेकिन 1969 के लगभग चाइना और रशिया, जो दोनों सोशलिस्ट ब्लॉक के बड़े कंट्रीज थे, उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। और अब यूएस को लगा कि अगर रशिया को कंटेन करना है, जो समय बहुत बड़ा पावर था, तो क्यों ना मैं पीआरसी को अपने तरफ ले आऊं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसेंजर एक सीक्रेट विजिट पर चाइना जाते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन ऑफ अमेरिका विजिट चाइना। और उसके बाद यूएस ने आरओसी को कहा कि तुम रियल चाइना नहीं हो। अब यूएस के लिए रियल चाइना कौन हो गया? पीआरसी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर हैं, उसमें इसकी एग्जिट हो गई, इसकी एंट्री हो गई। और इसी के बाद यूएस चाइना को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को हर तरीके से इकोनॉमिक सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, और इनफैक्ट 1971 के बाद ही दैट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ राइज ऑफ चाइना। और चाइना को पता था कि आज अमेरिका जो मेरे साथ आना चाह रहा है, कोई अमेरिका ट्रस्टवर्दी कंट्री नहीं है। बट चाइना को पता था कि समय अभी मेरे साथ नहीं है, बिकॉज अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री। इसीलिए ऑल्दो चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री था, और उस समय आपको पता है माओ जेडोंग किस तरीके के लीडर थे, डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियनिज्म। बट स्टिल अमेरिका, जो उनका हमेशा से एक एनिमी कंट्री रहा है, एक प्रॉब्लमेटिक कंट्री रहा है, अमेरिका के साथ चाइना जो है वो दोस्ती कर लिया। बिकॉज चाइनीज वर सेल्फिश, चाइनीज वर स्मार्ट,
चाइनीज वांटेड टू यूज अमेरिका फॉर देयर ओन राइज। और वहां पर आगे जाकर जो लीडर आए चाइना के, उनका नाम था डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न चाइना। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन था, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। अपनी ताकत को छुपा के रखो और सही समय का इंतजार करो। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में था जब चाइना की फॉरेन पॉलिसी में यूएस जैसे कंट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। बिकॉज चाइना नेवर वॉन्टेड टू हैव गुड रिलेशन विद अमेरिका, और चाइना नेवर वॉन्टेड टू बी क्लोज विद अमेरिका, बिकॉज अमेरिका उनको पता था एक ट्रस्टवर्दी कंट्री नहीं है। अमेरिका इनफैक्ट कोलोनियलिज्म भी चाइना में स्टैब्लिश किया था। लेकिन चाइना को लगा कि ये सही समय नहीं है यूएस के साथ फाइट करने का। लेट्स यूज चाइना फॉर आवर ओन बेनिफिट, अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करना है। और जब सही समय आएगा देन चाइना इज गोइंग टू टेल द वर्ल्ड हु चाइना इज। और इसलिए जब 2013 में शी जिनपिंग पावर में आए थे तो उन्होंने कहा कि जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है, जो 100 साल की गुलामी चाइना को झेलना पड़ा है, जिस तरीके से चाइना को ह्यूमिलिएट किया गया है, उस सेंचुरी का बदला जरूर लिया जाएगा। और इनफैक्ट शी जिनपिंग ने यह भी कहा था, whoever tries to dare to mess with China, जो भी गलती से चाइना के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेगा, their blood will be spilled on the Great Wall of China built by 1.4 billion Chinese people। तो जिस तरीके की एग्रेसिवनेस शी जिनपिंग के आने के बाद दिखी थी, ये क्लियरली था कि सभी को पता था दैट चाइना थिंक्स कि अब स्ट्रेंथ छुपाने की जरूरत नहीं है, अब स्ट्रेंथ दिखाने की है। बिकॉज समय अब फाइनली आ चुका है, द टाइम ऑफ चाइना हैज अराइव्ड। और वही यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अब देखिए, चाइना के शी जिनपिंग अमेरिका नहीं गए, ट्रंप आए। और वो ट्रंप जो आपको पता है कितने ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, और वो चाइना जाके मिल रहे हैं और अब अचानक ये डिसीजन ले रहे हैं। दैट क्लियरली शोज दैट हु इज प्लेइंग द गेम। अब मैं इसको थोड़ा डेटा से प्रूव करूंगा, अदरवाइज आप कहोगे कि मैं बायस्ड हूं या मैं चाइना लव करता हूं। नो, आई हैव लिव्ड इन अमेरिका, आई लाइक अमेरिका, बट द हार्श रियलिटी इज दैट वी हैव टू एक्सेप्ट कि ऑल्दो चाइना अमेरिका के बीच में अभी भी गैप काफी बड़ा है, बट दैट डज नॉट मीन कि चाइना जो है अब आप उसको किसी भी तरीके से कोई भी फॉर्मेट में किसी का प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, बिकॉज चाइना इज गोइंग टू हिट बैक। एक एडिटोरियल आया है जिसमें चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और यूएस की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया है, और इस कंपैरिजन में क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चाइना हैज सरप्राइज एवरीवन। अगर मैं बात करूं 1990 में, जो एलपीजी एरा के पहले की बात है, चाइना इस समय बढ़ना स्टार्ट हुआ था। अमेरिका की जीडीपी चाइना से लगभग 15 गुना ज्यादा थी। यूएस की जीडीपी 15 टाइम्स द साइज ऑफ चाइनाज इकोनॉमी थी। कमिंग बैक टू 2025, आज केवल 1.5 गुना है। तो ये गैप आप देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंटली यहां पे घटा है। इसके बाद एक और बहुत स्ट्रेंज डेटा है। 2014 में जब चाइना की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन पे आ गई थी, 2014 में चाइना की इकोनॉमी जो थी वो $10 ट्रिलियन पे आ गई थी। और उसके बाद से लेकर अभी तक, कुछ कोविड के ईयर को हटा दो, तो चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम से कम 5% से ग्रो की है। मतलब $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के बाद भी चाइना हैज बीन एबल टू ग्रो एट लीस्ट बाय 5%। अगर आप यूएस की इकोनॉमी को देखोगे तो वो तो 2000 में ही $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक एक्सेप्ट फ्यू ईयर्स अमेरिका की इकोनॉमी ऑन एन एवरेज बेसिस केवल 3% से ही ग्रो की है। विच मीन्स चाइना जो है वो $10 ट्रिलियन के बेस पे भी 5% का कम से कम ग्रोथ इंश्योर कर पा रहा है। दैट इज रिमार्केबल, विच नो अदर कंट्री हैज बीन एबल टू अचीव। यूएस जो एक लौता कंट्री है जो $10 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है, वो उसके बाद केवल 3% से ग्रो किया है। मतलब चाइना इज फास्टली रिड्यूसिंग द गैप विद अमेरिका बाय ग्रोइंग फास्टर। इसके बाद अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के जीडीपी को शेप करने के लिए, अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं, लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब आउटपुट पर यूनिट वर्कर, तो आप उसमें भी देखेंगे कि अमेरिका की जो लेबर वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी है, जब अमेरिका $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी थी उसके बाद से उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी लगभग कांस्टेंट है। लेकिन चाइना की लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो अभी भी अमेरिका से 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा है। और इसीलिए चाइना का जो फ्यूचर में ग्रोथ है वो और स्ट्रांग हो सकता है डिस्पाइट रिड्यूस इन पॉपुलेशन। उससे चाइना को ज्यादा शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज चाइना की वर्कफोर्स जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है।
अगर मैं ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात करूं तो उन सभी एरियाज में जहां पे अमेरिका हमेशा से डोमिनेंट रहा है, उन सभी में अमेरिका को चाइना रिप्लेस कर चुका है। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, केमिकल हो, सर्विसेज में फास्टली कैचअप कर रहा है। व्हीकल्स में जहां पे चाइना एक जमाने में 1% शेयर था, व्हीकल एक्सपोर्ट में आज 13% शेयर है। और आपको पता है इस साल चाइना का $2 ट्रिलियन का सरप्लस भी रहा है। फिर R&D, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता है इनोवेशन के लिए, 2000 में आप देख सकते हैं चाइना का R&D और अमेरिका का R&D। आज 2024 में दे बोथ आर सेम। इनफैक्ट चाइना का जो टोटल R&D है वो स्लाइटली अमेरिका से भी ज्यादा है, और इसलिए चाइना में डीप सीक जैसा रिसर्च हो रहा है। एनवीडिया के CEO को जाना पड़ रहा है चाइना, लास्ट मिनट में एंट्री दिया जा रहा है एयरफोर्स 1 में। इसके बाद अगर बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेडिटर कौन है, पैसे कौन देता है, वो है चाइना। $140 बिलियन का 2023 में चाइना ने क्रेडिट दिया है, विच मेक्स चाइना द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिशियल क्रेडिट। अगर लॉय इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो बीजिंग आज अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक रिलेशंस दोनों को अमेरिका से काफी ज्यादा बढ़ा चुका है इन 2025। अब बहुत सारे इसमें स्पेक्यूलेशंस होंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, चाइना इज अ बबल जो फूट सकता है। सही बात है, क्योंकि चाइना एट द एंड एक डिक्टेटरशिप कंट्री है। कल को शी जिनपिंग का सर घूम जाए और वो गलत डिसीजन लेना स्टार्ट करे तो नो वन कैन रिप्लेस हिम, और चाइना अपने ही उस बबल में फूट जाएगा। चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है, चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस में, वो सब अपनी तरफ। बट इस समय अगर देखेंगे तो अगर मैं बात करूं तो चाइना इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इनसाइड इट। और ताइवान को आर्म सेल कैंसिल करना इस समय ये क्लियरली बताता है दैट चाइना हैज प्लेड इट्स कार्ड स्मार्ट। अब दिस इज द मैसेज टू ऑल द कंट्री जो थोड़ा मोड़ा अमेरिका को सपोर्ट भी करते हैं। दिस इज इन फैक्ट द एंड ऑफ नॉट अमेरिकाज इकोनॉमी, वो तो शाइन करेगी, बट दिस इज द एंड ऑफ अमेरिकाज ट्रस्ट, अमेरिका सॉफ्ट पावर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।